नमस्कार, 24 कदम विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी ने ऐसा दिखाया दम कि इंडी की हो गई है बोलती बंद। मोदी अब बड़े फैसले लेंगे। जी हां, मोदी अब नहीं रुकेंगे। देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने जा रही है। सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। एनडीए की बैठक के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता भी दिया है। अब 9 जून को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। पर एक तरफ नरेंद्र मोदी के राज तिलक की तैयारी है तो दूसरी तरफ विपक्ष पर संकट भारी है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है। एक अलग गुट बनाने की तैयारी है। मुंबई में गुपचुप मीटिंग भी हो रही है। दिल्ली में तो आप कांग्रेस का रास्ता अलग अलग हो ही गया है और आगे अभी कुछ और बड़े नेता का किनारा होना बाकी है। तो मोदी की जीत के साथ विपक्ष की हार कैसे उन्हें मुसीबत में डाल रही है, क्या चल रहा है विपक्ष में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 9 जून को पीएम मोदी शपथ लेंगे। तैयारियां भी पूरी हो गई है, प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, पर यह विपक्ष हार क्यों नहीं मान रहा? देखिए, अभी तो दिल्ली में एक ही चर्चा चल रही है कि 9 तारीख के शाम 6 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे उसमें किसको किसको इनविटेशन आएगा, क्योंकि कुछ लोग अगले 5 साल तक वही करते रहेंगे जो 10 साल तक करते आ रहे थे। रोना धोना है, गाली गलौज, प्रधानमंत्री के नाम से सवेरे उठते ही 5 गाली सवेरे, दोपहर में 5 गाली, रात में 5 गाली। उनके हाथ कुछ नहीं आया। इन लोगों ने तमाम गंदगी जो भी फैला सकते थे, तमाम झूठ जो ये बोल सकते थे, गरीबों को जितना भी ये लोग गुमराह कर सकते थे, ये सारे ट्रिक्स इन लोगों ने अपना लिए। लेकिन हुआ क्या? अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन के बाहर राष्ट्रपति का वो पत्र कि आपको शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, वो न्योता दिखा करके मुस्कुराते हुए कह रहे थे मीडिया वालों से कि जरा बड़े करके कल अखबार में छापना। वो मीडिया वाले से कह रहे थे कि कल बड़े बड़े उसको अखबार में छापना, बड़ा करके। अब जो लोग कह रहे थे कि मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो क्या कर रहे हैं? तो कोई मुंबई में चुपके मीटिंग कर रहा है, कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठक चल रही है, तो दिल्ली के अंदर तलवार निकाल करके कह रहे हैं कि भाई बस गठबंधन खत्म, ब्रेक ऑफ हो गया, खत्म। हम लोगों का बस चुनाव तक के लिए था, पब्लिक को बेवकूफ बनाना था, इसलिए हम लोग साथ में आए, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी भी पलट के कह रही भाई तुम्हारे से हाथ मिलाकर के हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी क्या चल रहा है विपक्ष के अंदर? विपक्ष के अंदर चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे अब साइडलाइन किया जाए। द पॉइंट इज कि पहली बार थर्ड इलेक्शन 2014 2019 इन दोनों ही समय कांग्रेस पार्टी को इतनी भी सीटें नहीं आई कि लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बन सके। पहली बार इतनी संख्या आई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा, मतलब वो इंडी गठबंधन का, विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वो लोकसभा के अंदर में नेता बनेगा। जैसे ही ये बातें समझ में आई तो माइनस कांग्रेस, बाकी के इंडी गठबंधन के लोग अब ये बोल रहे हैं कि फिर एलओपी उधर, तो इंडी गठबंधन का कन्वीनर कौन? अभी तक कन्वीनर नहीं बना। आप ये समझिए, चुनाव आप ये समझिए, नीतीश कुमार को कन्वीनर के चक्कर में तो बाहर किया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई बना तो उद्धव ठाकरे को, इसलिए उद्धव ठाकरे एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। कल संजय राउत के घर के अंदर मीटिंग हुई, चोरी चुपके क्या मीटिंग हुई, बाहर आकर के किसी को कुछ नहीं बताया गया, और आज मुंबई में चला गया, शिफ्ट हो गया सब कुछ। भाई सब कुछ दिल्ली में चल रहा है, मीटिंग कर रहे हो आप मुंबई के अंदर। अब इसके पीछे इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है
कि आम आदमी पार्टी जो उस मीटिंग में थी वो कह रही कि भाई कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई राहुल गांधी बड़ा बिजी हैं आजकल, मेरे फोन का जवाब नहीं देते, मैंने मैसेज भी किया वो जवाब नहीं दे रहे, बहुत आसमान में उड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे इसलिए नाराज हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इज्जत बर्बाद कर दी, ये पीछे हट गए, सरकार बनाने का दावा ठोकना था और भी खिचड़ी पकानी थी, माहौल खराब करना था, गाली गलौज करना था, वो नहीं किया, इसलिए हम जो है वो अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम तो इकट्ठा हो रहे हैं देश को आगे ले जाने के लिए, और ये जो इंडी गठबंधन है वो आपस में लड़ झगड़ के अपने आप को बर्बाद करेगा। तो क्या राजीव सर, कांग्रेस पार्टी को किनारा करने के लिए, राहुल गांधी को साइडलाइन करने के लिए मुंबई में गुपचुप मीटिंग हो रही है? बिल्कुल। और जो मीटिंग हो रही है उसमें उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या है? सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी सबसे ज्यादा परेशान हैं इंडी अलायंस के सारे पार्टनरों में। उद्धव ठाकरे की समस्या यह है कि और दूसरी पार्टियां जो है, ममता बनर्जी पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई, मतलब वो दावा कर सकती है कि इस बार मेरी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा सीट लेकर आई, पिछली बार 1 सीट मिला था, इस बार 3 सीटें आई है। उसी तरीके से अखिलेश यादव तो कई गुना ज्यादा सीट लेकर आए। कांग्रेस भले ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास है उसमें जो सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी, अगर पिछले 30-40 सालों से 200-250 का आंकड़ा उसके बीच जाना इसके लिए मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए अफसोस की बात तो है। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या मिला है? उद्धव ठाकरे के विरासत को जिसने छीना, यानी कि इस पूरे चुनाव में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे जो कि एक परिवारवादी पार्टी बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बनाए गए उद्धव ठाकरे से एक पूरी पार्टी छीन लेते हैं और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरते हैं और 7 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। और शिवसेना का वो धड़ा जो उद्धव ठाकरे कह रहे थे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं तो हम ही उत्तराधिकारी हैं, हमारी ही पार्टी है, वो 9 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं। पिछली बार 18 सीटें इनको मिली थी, 50% का लॉस है। तो फिर आप ये मत कहो कि आप जीत गए हो। क्या जब पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना का सुपड़ा साफ होता तो ये कहते कि हम हार गए हैं? तो इसलिए सबसे ज्यादा परेशानी उनको इस बात के लिए है कि अब हम कहां जाएं। हो सकता है कि जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और फिर एकनाथ शिंदे बना रहे हैं, जो अपने इस थोड़े बहुत जो हार हुई है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है, तो इस हार के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात हो रही है। ये लोग देख रहे हैं कि विधानसभा में इन लोगों को औकात बतानी है और उद्धव ठाकरे की परेशानी की वजह से ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं उद्धव ठाकरे पलटी ना मार ले। अब ये लोग दिल्ली में बैठक करके जाके उद्धव ठाकरे की चिरौरी कर रहे हैं कि देखो भाई, अभी तो थोड़ी बहुत लग रही है कि मोदी सरकार, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के चाबी है उनके पास इनका। उद्धव ठाकरे भी उधर चले गए तो इन लोगों की औकात खत्म हो जाएगी। हम दबाव में कैसे रख पाएंगे कि अभी ये गठबंधन की सरकार डमाडोल स्थिति में है। तो ये स्थितियां जो बनी है विपक्ष के अंदर, उसी से इनको परेशानी है कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर हम संसद में ये तय कर सकें कि हम लोग कांग्रेस के बैसाखी के सहारे संसद में नहीं है, हमारा एक अलग मोर्चा है जिसको वैल्यू मिलना चाहिए, भाव मिलना चाहिए। ये नेता प्रतिपक्ष अगर राहुल गांधी भी बने तो उसमें भी हमारे गुट के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। संसद में हम कांग्रेस के गुट में नहीं बैठेंगे, हमारी अलग व्यवस्था हो। तो अभी ये क्रेडिट वार चल रहा है और इसलिए इंडी अलायंस तो खत्म समझिए, इंडी अलायंस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। अब कांग्रेस और अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक मंच पर आती है या अलग अलग मंच बनाती है, ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। मतलब कांग्रेस से अलग एक मोर्चा बनाने की तैयारी की जा रही है। मुंबई की बात सर ने कही, उद्धव ठाकरे की बात समझाई, तो उद्धव ठाकरे पे भी सभी की नजर है कि कहीं वो पीएम मोदी के साथ ना आ जाए, क्योंकि दिल्ली की मीटिंग से उन्होंने किनारा किया। क्या चल रहा है उनके अंदर? देखिए, अब उनके सामने जो है वो है सीधे सीधे असेंबली इलेक्शन।
असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से चीजें सेटअप है, 288 सीटें हैं, आपने क्या किया? आप लड़ झगड़ के पहले ही बिना बातचीत किए हुए अपने हिसाब से आपने उम्मीदवार की घोषणा शुरू कर दी, ब्लैकमेल करना शुरू किया और 21 सीट आप ले गए। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, वो पहले ही बैकफुट पे थी। उनको ये कभी सोचा भी नहीं था कि रिजल्ट इस तरीके से होंगे। ये लोग तो हार मान करके बैठे हुए थे। तो फिर इन लोगों ने सोचा ठीक है भाई, चलो दे दो सीटें आपने ले ली। अब रिजल्ट आता है तो क्या हुआ? आप 21 लड़े और 9 पाए, मतलब 40% से भी कम में आपका स्ट्राइक रेट हो गया। एक चीज, कांग्रेस पार्टी वो जो बैकफुट पे थी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उसको बढ़त मिली है। नाउ इट इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। वो लड़ी 17 पे 13 जीती। अब ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस कहां चला गया। और शरद पवार भी पीछे नहीं है। शरद पवार 10 लड़े और 8 जीत गए। तो सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका हुआ? उद्धव ठाकरे का हुआ। अब जरा ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कैसे किया जाए, उसकी स्ट्रेटजी भी बन रही है। आपने पूछा कि दिमाग में क्या चल रहा है, उनको तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारी लुटिया डूबी। अब असेंबली इलेक्शन में 288 सीटों में अगर मैं कहूंगा कि 50% हमको लड़ने दो, 100 सीट पे हमको लड़ने दो, तो सब तो हमको भगा देंगे। क्योंकि पिछली बार जब ये लोग चुनाव लड़े तो एनसीपी 125 सीटों पे, कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पे, 250 हो गए और 38 सीट इसके और भी सहयोगी जो पार्टियां हैं उसके साथ इन्होंने अलायंस किया और उनको टिकट दिया। तो सीधे सीधे 288 सीटें। अब कांग्रेस पार्टी 125 से कम में कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी क्या? वो तो साफ साफ कहेगी कि भाई हम तो सबसे ज्यादा सीटें पाने वाले लोग हैं, तुम बाहर से आए हो, तुमको तो हम नहीं देंगे। तो 125 उधर जाएगा। अब बाकी जो है बंटवारा जो होगा वो किस में होगा? तो वो 38 आप मान लीजिए कि उधर ही चला गया, तो बाकी बच गया 125 जो एनसीपी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। कितना करेगी नहीं करेगी, मान लीजिए उसमें 50-50 भी होता है, 50-50 भी होता है, क्योंकि एनसीपी की संख्या कोई कम नहीं है। उसका टारगेट अगर 50-50 भी होता है तो ये 60-65 सीटों के ऊपर शिवसेना को लोग ऑफर करेंगे। आपको लेना है तो लो, जाना है तो जाओ। तब आप क्या करोगे? आप कुछ ऐसी राजनीति, ऐसी रणनीति तैयार करोगे कि आप कम से कम वहां पे 90-100 के आसपास आपको सीटें। अगर आपको टोटल 60 पे ही लड़ने दिया जाएगा तो कितनी सीटें आएंगी? क्या कीजिएगा? कैसे फिर मुख्यमंत्री बनिएगा? फिर आप क्या, आपकी जो स्थिति ये जो महाविकास अघाड़ी है उसमें 3rd पोजीशन की हो जाएगी। तो ये दुविधा है। इसलिए उद्धव ठाकरे पलटी भी मार सकते हैं, शिंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, नहीं तो पार्टी भी टूटेगी, गठबंधन से भी बाहर होंगे और ये ना घर के रहेंगे ना घाट के। बिल्कुल नतीजे आ गए हैं, लेकिन लड़ना झगड़ना इन्होंने खत्म नहीं किया। लेकिन सर ने जो बात समझाई कि उम्मीद से ज्यादा शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को या कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में नतीजों में मिला है। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं और खबरें चल रही है कि महाराष्ट्र में अब खेल हो जाएगा, कुछ ऐसे लोग हैं बीजेपी की जो इनके संपर्क में है, सरकार बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, बीजेपी के लोग इनके संपर्क में हैं, तो क्या वो लोकसभा सदस्यता को छोड़कर फिर से उपचुनाव के लिए पाला बदलेंगे? जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के सांसद जो हैं हमारे संपर्क में 3-3 सांसद हैं। तो बीजेपी कोई 4, 8, 10 सांसदों वाली पार्टी तो है नहीं जिसमें 2 आप तोड़ लोगे। 2/3 चाहिए तोड़ने के लिए। ये तो उन छोटी पार्टियों को सोचना है जिसके पास 8, 10, 12, 14 है, जिसपे 5-7 तोड़ना आसान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सांसद छोड़ता है तो इसका मतलब है कि उसकी सदस्यता खत्म होगी। तो ये
हाइपोक्रेसी बनाई जा रही है। ऐसे बताया जा रहा है कि जैसे हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता टूटने के लिए तैयार हैं। पिछले 10 सालों से तो किसी ने छोड़ा नहीं। इन लोगों की पार्टियों से धड़ाधड़ इस्तीफे होते हैं। अपनी विधायकी, अपनी सांसदी छोड़कर जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। यह सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम मोदी को कमजोर बताने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो इनके तथाकथित नेता है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी क्या संसद जा पाएंगे अगले 6 महीने तक? ये तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी संसद में 2-3 सेशन तक जा पाएंगे, क्योंकि जितने मुकदमे इनके खिलाफ हैं, आज इधर एनडीए की मीटिंग चल रही है, वो कोर्ट से बेल लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आगे अभी 24 केसेस है, जिसमें से एमपी एमएलए कोर्ट में है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जल्दी से सुनवाई करती है। एक पहले से ही 2 साल की सजा मिली है, सुप्रीम कोर्ट के आश्रय पे है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। अब सुल्तानपुर कोर्ट की तरफ से फैसला मिलेगा वो शाह को हत्यारा कहने वाले मामले में। उसके बाद चाईबासा के कोर्ट में चल रहा है, वो भी एमपी एमएलए कोर्ट है। वहां से भी इनको हर 15 दिन पर बुलावा आ जाता है कि जब तक पेश नहीं होगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि वकील को भेजकर छोड़ देंगे। ये स्थितियां राहुल गांधी की है, तो हो सकता है ये 2-2 साल 3-3 साल की सजाएं इतनी मिल जाए कि एक बार सस्पेंशन खत्म हो सुप्रीम कोर्ट से, फिर एक सजा मिल जाए। राहुल गांधी संसद में जाने से डरे कि जाएंगे फिर वापस आएंगे, जाएंगे फिर वापस आएंगे। कितनी बार उपचुनाव करवाया जाएगा? राहुल गांधी के ऊपर इतने मुकदमे हैं कि लगता नहीं है कि ये संसद जा पाएंगे, बर्खास्त होकर ही बैठे रहे। बिल्कुल, और इन मुकदमों का जिक्र तो वो खुद करते नजर आए थे चुनावी प्रचार में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुना है। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में मौजूद बीजेपी और एनडीए के नेताओं और नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित भी किया। विपक्ष के इंडी गठबंधन पर पीएम ने कड़ा प्रहार किया और अब शपथ की तैयारी की जा रही है, पर विपक्ष में मातम पसरा हुआ है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।